कभी सोचा है एक कलम में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दे। आज हम उसी कलम के जादूगर भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के उस सफर को समझेंगे जिसने उनकी कविताओं को स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बना दिया। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं पंक्तियों से। भारत भारती की ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये तो उस पूरे दौर का आईना है। ये हमें उस आत्म मंथन की याद दिलाती हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई की सबसे मजबूत नींव रखी थी। और यहीं से हमारा आज का मूल सवाल उठता है कि आखिर कोई कवि राष्ट्र कवि बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एक उपाधि, एक टाइटल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा। कहते हैं ना कि हर महान शख्सियत की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। तो चलते हैं गुप्त जी के आरंभिक जीवन में, जहां उनकी काव्य प्रतिभा की पहली किरणें फूटी। साल था 1886। झांसी के पास एक छोटा सा गांव चिरगांव, जहां उनका जन्म हुआ। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्रज भाषा में कनक लता नाम से कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये एक असाधारण प्रतिभा का पहला इशारा था। उनका जीवन 1964 में पूरा हुआ, पर उनकी विरासत वो तो आज भी जिंदा है। और हाँ, उनके नाम से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। उनका असली नाम था मिथिलाधिप नंदन शरण। जी हाँ, इतना लंबा। कहते हैं कि ये नाम स्कूल के रजिस्टर में फिट ही नहीं हो पाया, तो बस इसे छोटा करके मैथिली शरण कर दिया गया। एक इंसान, लेकिन रूप कई। गुप्त जी सिर्फ एक नाम से नहीं लिखते थे। जब श्रृंगार रस की कविताएं लिखनी होती तो वो बन जाते रसिकेश। कोई अनुवाद करना होता तो नाम होता मधुप। और जब बात आती ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखने की तो भारतीय या नित्यानंद जैसे नामों का सहारा लेते थे। ये दिखाता है कि उनकी कलम कितनी विविध थी और कितनी साहसी भी। लेकिन देखिए, हर हीरे को तराशने के लिए एक जौहरी की जरूरत होती है ना? गुप्त जी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही अहम मोड़ आया जब उन्हें अपने गुरु मिले, और उस मोड़ ने उनकी कलम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये मोड़ आया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में। उस जमाने में द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, और सरस्वती में छपना ये किसी भी लेखक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने जैसा था। समझ लीजिए, ये उस दौर का सबसे बड़ा साहित्यिक मंच था, और द्विवेदी जी ने यही मंच गुप्त जी को दिया। द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में जो सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव आया, वो था भाषा का। गुप्त जी ने पारंपरिक और कलात्मक ब्रज भाषा को छोड़कर आधुनिक और आसान खड़ी बोली को अपनाया। और ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, ये तो कविता को राज दरबारों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने का एक मिशन था। और फिर खड़ी बोली में उनकी कलम से निकली वो रचना जिसने मैथिली शरण गुप्त को घर घर में पहचान दिलाई। एक ऐसी कृति जो सिर्फ कविता नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी बन गई। साल था 1912। जरा उस दौर को महसूस कीजिए। देश में आज़ादी की लहरें धीरे धीरे जोर पकड़ रही थीं, और ठीक इसी माहौल में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हिंदी साहित्य और भारत के इतिहास दोनों के लिए एक मील का पत्थर है। ये किताब सिर्फ कागज पर छपी स्याही नहीं थी, ये एक मशाल थी। इसने लोगों को उनका गौरवशाली अतीत याद दिलाया, वर्तमान की गुलामी पर सवाल उठाए, और एक आज़ाद भविष्य का सपना दिखाया। कहते हैं कि रातों रात इसकी प्रतियां बिक गईं, और ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। और यहीं हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। भारत भारती का असर इतना जबरदस्त था कि खुद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। सोचिए, ये कोई सरकारी सम्मान नहीं था, ये तो जनता की आवाज को राष्ट्रपिता से मिली एक पहचान थी। लेकिन गुप्त जी की महानता सिर्फ राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रही। उनकी कलम ने साहित्य में एक और बड़ी क्रांति की। उन्होंने उन आवाजों को मंच दिया जिन्हें इतिहास ने अक्सर हाशिए पर डाल दिया था। उन्होंने महाकाव्यों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। जैसे रामायण राम की कहानी कहती है, लेकिन गुप्त जी ने साकेत लिखकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को महाकाव्य का केंद्र बना दिया। दुनिया बुद्ध के ज्ञान की चर्चा करती है, और उन्होंने यशोधरा के माध्यम से उनकी पत्नी के त्याग और पीड़ा को आवाज दी।
मतलब उन्होंने इतिहास और पुराणों की उन उपेक्षित नायिकाओं को कहानी के केंद्र में ला खड़ा किया। उनके दर्द को, उनके त्याग को आवाज देकर गुप्त जी ने भारतीय साहित्य में नारी चेतना को एक नई और शक्तिशाली दिशा दी। तो आखिर में गुप्त जी की विरासत क्या है? ये सिर्फ कुछ कविताएं नहीं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया कि उस पूरे दौर को ही साहित्य में गुप्त युग के नाम से जाना जाता है। उनकी कलम कभी थमी ही नहीं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, कहीं नाटक, अनुवाद और ना जाने कितनी अनगिनत कविताएं। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। और उनके इस महान काम को देश ने भी खूब सराहा। साकेत और यशोधरा के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जैसा प्रतिष्ठित सम्मान मिला, तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। पर शायद सबसे बड़ा सम्मान वो है जो आज तक जारी है। उनकी जयंती यानी 3 अगस्त हर साल कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये उनके स्थायी प्रभाव का एक जीता जागता प्रमाण है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह गुप्त जी अपने समय की आवाज बने, क्या आज के दौर में भी एक कवि समाज को आईना दिखा सकता है? क्या आज भी एक कविता में क्रांति लाने की वही ताकत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।